ये पीडीएफ मिलेगा कहाँ, सबसे पहले ये बता देती हूँ, फिर आते हैं क्वेश्चंस पे। लेट्स लर्न स्क्वाड टेलीग्राम चैनल, 8-9 लाख लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए बता रही हूँ कि फेक चैनल से मत जुड़ जाइएगा, नंबर देख लीजिएगा, है ना। और लेट्स लर्न स्क्वाड है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। कई सारी पीडीएफ्स हैं जो पेंडिंग हैं, आपको आंसर्स मार्क्ड के साथ जो है वो मिलनी चाहिए, तो वो मिल जाएंगी आज या कल में, हम वो भी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, सभी तरह के सवाल इसमें शामिल हैं। उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लेना। ये है जीन पियाजे का सिद्धांत, पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की थियरी कह लो आप इसको, या संज्ञान समझ की थियरी कह लो, मेंटल डेवलपमेंट की थियरी कह लो, कि बच्चे का दिमाग कैसे विकसित होता है इन 4 स्टेजेस से गुजर के। एस बोले तो सेंसरी मोटर स्टेज, जन्म से 2 वर्ष, पी फॉर प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 11+ ईयर्स में आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इन स्टेजेस के थ्रू या इन स्टेजेस, इन चरणों से गुजर के एक बच्चे का दिमाग प्रॉपरली विकसित होता है, लोअर एबिलिटीज से लेके हायर लेवल रीजनिंग जो है, हाइपोथेटिकल रीजनिंग, वो सब विकसित होती है। इसके अलावा आपको पता है कि इस थियोरी में क्या है चीज़ें, स्कीमा की बात हुई है। स्कीमा क्या है, मेंटल स्ट्रक्चर है, मानसिक संरचना है, इन्फॉर्मेशन को, नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपके ब्रेन में, जैसे आपके फोन में स्टोरेज होती है, इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखने के लिए जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है आप सर्च कर लेते हैं। कैलकुलेटर यूज़ करना है तो कैलकुलेटर खुल जाता है, किसी का नंबर डायल करना है तो वो आप सर्च कर लेते हैं, एडिट करके चेंज करना है तो कर लेते हैं। ऐसे ही आपके दिमाग में ये प्रोसेस स्कीमा के अंदर हो रही होती है। जिन प्रक्रियाओं के थ्रू ये जो चेंजेस होते हैं, एडिटिंग के, सेव करने के, नई इन्फॉर्मेशन को पुरानी को एडिट करने के, वो हैं एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। आपने कुछ ऐड किया, एसिमिलेशन, कुछ चेंज किया पुराने में, एकोमोडेशन, ठीक है। इक्विलिब्रेशन, अपने आप में बैलेंस बनाने की, संतुलन बनाने की, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, बैलेंस बना रहे ब्रेन में इसका, उसके लिए इक्विलिब्रेशन यूज होती है। पियाजे विकास को डिसकॉन्टिन्यूअस देखते हैं, क्योंकि अनिरंतर मानते हैं, क्योंकि ये स्टेजेस से होकर के गुजरता है। 4 फिक्स्ड स्टेजेस हैं जो पियाजे ने दी हैं। ये सब बातें आप जानते हैं, फिर भी मैं रिवीजन के तौर पे आपको बता दे रही हूँ। अभी क्वेश्चंस आएंगे, नए क्वेश्चंस हैं सारे, तो ये सोच के डरिएगा मत, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो बेस ही रहता है, चाहे कितने भी नए सवाल आपको कोई दे दे, है ना। आपको पता है सेंसरी मोटर स्टेज है, यानी संवेदी परख, जिसमें बच्चा अपने सेंसेस से सीखता है, अपनी दुनिया की समझ बनाता है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, जो ऑब्जेक्ट परमानेंस की कमी है, वस्तु स्थायित्व की, वो भी इसी स्टेज में है, और अचीव भी इसी स्टेज में हो जाता है, ठीक है। सिंबल्स का, लैंग्वेज का, इमेजिनेशन का यूज करना प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है। कंजर्वेशन के, ये पानी आप अगर 100 ml पानी है, छोटे ग्लास में डालो चाहे बड़े ग्लास में, ये बराबर होगा, इसको कंजर्वेशन कहते हैं। कि शेप और साइज के बदलने से वॉल्यूम यानी क्वांटिटी सेम रहती है, मात्रा में परिवर्तन नहीं आता। 11 ईयर्स का जो बच्चा है उसमें हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, ये बड़ी एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त चिंतन, यहाँ पे लॉजिक आ जाएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, जो आपकी जिसको हम मूर्त चिंतन कहेंगे, या कॉन्क्रीट चीज़ों के प्रति लॉजिक आ जाएगा। और भी कई चीज़ें हैं, CCS से हम याद रखते हैं कंजर्वेशन, ये जो आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, C से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और CCS, ये 3 मुख्य कैरेक्टरिस्टिक हैं। कंजर्वेशन यानी संरक्षण, इसके अलावा सीरिएशन, और क्या है आपका क्लासिफिकेशन। तो ये मुख्य मुख्य चीज़ें, अगर आपने पियाजे की थियरी ना देखी हो तो मैंने यूट्यूब पे भी कराई हुई है, कुछ साल पुरानी वीडियो होगी, बैचेस में है तो आगे होगी ही, लेकिन ये बहुत ही फास्ट तरीके से मैंने आपको समराइज किया है। थियरी बड़ी है तो इतने ही कम शब्दों में इसको समराइज किया जा सकता है, नहीं तो घंटों जो है हम इसी को समझने में लगा सकते हैं। ये हिंदी में भी है, तो हिंदी वाले परेशान ना हो, ये लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लेंगे। अगेन पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से ले लेनी है। आते हैं क्वेश्चन पे, अब रुकेंगे नहीं, अब सिर्फ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फटाक से देखिए और बताइए मुझे। असर्शन क्या है, असर्शन बोले तो कथन, खूब आते हैं आजकल इस तरह के सवाल। यूपीटेट हुए सालों हो गए तो पता नहीं है, उसमें भी आ जाएं, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, और इससे हमारा कॉन्सेप्ट मजबूत होता है जब इस तरह के सवाल हम करते हैं तो। और इसमें आप लोग अटकते भी हैं, तो बीच बीच में थोड़े से आसान, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, हर एक लेवल के सवाल रखे हैं। 84% लोग फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं, फटाफट से देख लेते हैं। कथन क्या है, पियाजे का सिद्धांत विद्यालयों में पाठ्यचर्या नियोजन के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ प्रस्तुत करता है। मतलब पियाजे's थियरी हैज इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशंस फॉर करिकुलम प्लानिंग इन स्कूल्स। ये बात मैं बहुत बार कहती हूँ कि आपका जो करिकुलम डिजाइंड है, जो आपका सिलेबस है, एक्टिविटीज है, करिकुलम है, करिकुलम में सब कुछ आ जाता है, सारी एक्टिविटीज और सिलेबस करिकुलम का ही पार्ट है, पाठ्यचर्या का ही, सिलेबस को पाठ्यक्रम कहते हैं। तो जो करिकुलम है वो स्कूल में लेसन प्लानिंग से लेके और करिकुलम प्लानिंग तक पियाजे की थियरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि बच्चे का दिमाग कैसे विकसित होगा इसके बारे में पियाजे ने पूरी रिसर्च करके एक थियरी बनाई है। उसके हिसाब से फिर आप सिलेबस डिजाइन कीजिए, एक्टिविटीज डिजाइन कीजिए। और ये रचनावादी हैं, तो आज की डेट में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो NCF है, ये सब
इन थियरीज पे बेस्ड हैं, क्योंकि बच्चे को एक्टिव रखने की बात करते हैं। जैसे प्याजे बच्चे को एक्टिव रखने की बात करते हैं कि बच्चा क्या है, सक्रिय निर्माता है ज्ञान का, एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज है, लिटिल साइंटिस्ट है, नन्हा वैज्ञानिक है, जो दुनिया की समझ अपने 5 सेंसेस से बनाता है और कैसे उसका दिमाग विकसित होता है। तो ये बात तो सही है, इसको गलत नहीं कह सकते। रीजन क्या है इसका, लर्निंग एक्टिविटीज शुड बी मैच्ड विद द लर्नर्स डेवलपमेंटल रेडीनेस। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि ठीक है आप स्कूल में करिकुलम प्लानिंग कर लीजिए, प्याजे की थ्योरी वहां महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसका रीजन क्या है, क्यों है ऐसा, करिकुलम प्लानिंग में क्यों हेल्प करेगी, क्योंकि प्याजे कह रहे हैं कि लर्निंग एक्टिविटीज जो है वो शुड बी मैच्ड विद द लर्नर्स डेवलपमेंटल रेडीनेस। देखिए डेवलपमेंटल रेडीनेस एक टाइप की रेडीनेस है जिसकी बात थॉर्नडाइक भी करते हैं, जो व्यवहारवादी हैं, जो बिल्कुल अलग हैं प्याजे की विचारधारा से। ये रचनात्मकतावाद की बात करते हैं। तो इनकी जो रेडीनेस है वो डेवलपमेंटल रेडीनेस है, यानी मेच्योरिटी है जो हेरिडिटी से आएगी। कि अगर डेवलपमेंटली बच्चा रेडी नहीं है, आप जब तक उसमें बच्चे में सिंबॉलिक थॉट नहीं आया तो आप भाषा कैसे सिखाएंगे। तो प्री ऑपरेशनल में आप भाषा सिखाते हैं, ना कि सेंसरी मोटर में, यानी जन्म से 2 वर्ष में आप लैंग्वेज प्रॉपर नहीं, उसको सिंबल्स बनाना या लिखना नहीं सिखाते। आप 2 से 7 में प्रॉपर प्लेवे की भी बात करते हैं, तो क्योंकि वहां फाइन मोटर स्किल्स, उसकी उंगलियों में वो जान आ रही है मेच्योरिटी की वजह से, दिमाग में वो चीज आ रही है कि वो सिंबल्स को सीख पाएगा, ठीक है ना। इसीलिए आपके जो गेम्स हैं वो भी डिजाइन होते हैं कि 3+ ईयर के बच्चे के लिए। तो डेवलपमेंटल रेडीनेस, जिसको विकासात्मक तत्परता कहते हैं, यानी मेच्योरिटी कि जो एक एज के साथ आएगी, वो उस हिसाब से आपकी एक्टिविटीज प्लान होनी चाहिए। तो बच्चा डेवलपमेंटली रेडी हो, इस हिसाब से सिलेबस डिजाइन होगा, अगर प्याजे की बात मानी जाएगी तो ये रीजन भी सही है कि बिल्कुल इसलिए लेसन प्लानिंग में या फिर करिकुलम प्लानिंग में प्याजे की थ्योरी काम आएगी, क्योंकि ये कहती है डेवलपमेंटल रेडीनेस के हिसाब से सिखाओ। ये ए और आर दोनों सही है, और आर करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है ए को, जो कि आप लोग मैक्सिमम लोग ठीक जवाब भी दे रहे हैं। पर मेरा फर्ज बनता है, पहला सवाल है, अच्छे से इसको डिस्कस करने का। आगे बढ़ेंगे, मिक्स करके चलेंगे, एक सवाल आसान, 2-4 सवाल लगातार मुश्किल, फिर आसान, ताकि बैलेंस बना रहे। पेपर में भी ऐसे ही होता है, एग्जामिनर की दुश्मनी नहीं है आपसे कि सारे मुश्किल सवाल ही आए, देखिएगा। और मुश्किल आपको लगते नहीं जब आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द ट्रांजिशन फ्रॉम प्री ऑपरेशनल टू कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग। यानी निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण बच्चे की पूर्व संक्रियात्मक से मूर्त संक्रियात्मक चिंतन की ओर संक्रमण को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यानी बच्चे का रिफ्लेक्ट्स द ट्रांजिशन, प्री ऑपरेशनल स्टेज से थॉट प्रोसेस चला गया है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, यानी 2 से 7 वर्ष वाली स्टेज से 7 से 11 में जा चुका है। कौन से एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा, फटाफट से बताएंगे। चलिए देखते हैं। चाइल्ड एंगेजेस इन प्रिटेंड प्ले यूजिंग डॉल्स। प्रिटेंड प्ले जो है आपका वो 2 से 7 वर्ष में बच्चा करेगा, डॉक्टर डॉक्टर या घर घर खेलते हैं बच्चे, ठीक। चाइल्ड, तो ये बात हो रही है प्री ऑपरेशनल से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में कैसे जाएगा, तो ये तो प्री ऑपरेशनल पे ही रह गया। जहां कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मतलब प्री ऑपरेशनल से कैसे अलग होगी थिंकिंग कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, वो पहचानना है। चाइल्ड अंडरस्टैंड्स दैट वाटर क्वांटिटी रिमेन्स सेम डिस्पाइट चेंज इन कंटेनर शेप। बिल्कुल सही बात है, 83% लोग सही जवाब दे रहे हैं कि बच्चा समझता है कि बर्तन का आकार बदलने पर भी पानी की मात्रा वही रहती है। जब बच्चा ये समझता है कि बर्तन का आकार बदल दिया, चाहे ग्लास चौड़ाई में ज्यादा दिखता हो चाहे लेंथ में ज्यादा दिखता हो, पानी बराबर ही आएगा। ऐसा नहीं है कि लंबे ग्लास में पानी ज्यादा आएगा। अगर कोई बच्चा कह रहा है कि लंबे ग्लास में पानी ज्यादा आएगा, इसका मतलब अभी वो प्री ऑपरेशनल में है, कंजर्वेशन नहीं आया, संरक्षण का गुण नहीं आया, ठीक है। चाइल्ड बिलीव्स क्लाउड्स मूव बिकॉज दे आर अलाइव। अगर कोई बच्चा ये मानता है कि बादल इसलिए चलते हैं क्योंकि वो जीवित हैं, तो ये एनिमिस्टिक थिंकिंग है, ये 2 से 7 वर्ष जीववाद, तो ये भी अलग नहीं कर रहा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल से। चाइल्ड रिपीट्स आंसर्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग, ये भी कोई कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का उदाहरण नहीं है, क्योंकि लॉजिक आ जाएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। तो सेकेंड ऑप्शन इज दी बेस्ट यहाँ पे। इसी का अगर हम उदाहरण एक पिक्चर के माध्यम से समझें, तो बच्चा ये समझता है कि वाटर क्वांटिटी रिमेन्स द सेम डिस्पाइट चेंज इन कंटेनर शेप, कि भाई आप कंटेनर चाहे अगर 100 ml पानी है तो आप इस ग्लास में डालो, इस कंटेनर में, टिफिन बॉक्स में डाल दो, इस कटोरे में डाल दो, वो 100 ml ही रहेगा, बराबर ही रहेगा। ये बात 7 से 11 में समझ आती है। प्री ऑपरेशनल से ये बात कंजर्वेशन वाला जो थॉट है अलग करता है विचार को। अदरवाइज 2 से 7 वर्ष के बच्चे को, यानी एक बच्चा आप अपने आसपास भी देख सकते हैं, 2 से 7 वर्ष का बच्चा है, हालांकि कुछ चीजों में प्याजो क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि अब आजकल अगर आप बच्चे देखेंगे, कई बार बच्चे कुछ चीजें पहली स्टेज में सीख जाते हैं जो प्याजे ने कहा है अगले वाली में, तो वो उनका क्रिटिसिज्म है। लेकिन हमको क्रिटिसिज्म पे नहीं चलना, हमें प्याजे की थियरी को समझ के चलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आसान सा सवाल है, बट इसमें आप लोग अटकेंगे जरूर क्योंकि इसके ऑप्शंस कंफ्यूजिंग है। अ चाइल्ड सेज दैट द मून इज फॉलोइंग हर व्हाइल वॉकिंग, दिस रिफ्लेक्ट्स। एक बच्चा है, एक बच्ची है जो कहती है कि चांद जो है उसके पीछे पीछे चल रहा है, यह किसे दर्शाता है। यानी उसे लग रहा है कि मून इज फॉलोइंग हर व्हाइल वॉकिंग। तो एक बच्ची है जो वॉक कर रही है और वो देख रही है आसमान में चांद है, तारे हैं, और वो कह रही है कि उसके साथ साथ चल रहा है, जो हम में से सभी को बचपन में कभी ना कभी लगा ही है कि यार मैं नानी के यहाँ जाऊं तो भी ये चांद तारे मेरे साथ चलते हैं, ये चांद वहां भी होता है ना। मैं मामा के यहाँ, मतलब सेम ही बात हो गई, नानी और मामा, है ना, बुआ के यहाँ जाऊं तो भी ये यही रहते हैं। और आजकल तो भाई बच्चे जो हैं
कमाल के हो गए हैं, तो हो सकता है कोई बच्चा कहे जब हम सिंगापुर के ट्रिप पे जाते हैं तब भी ये चांद वहीं होता है, और जब हम साउथ इंडिया जाते हैं तब भी चांद हमारे साथ जाता है। तो ऐसा हम सब ने महसूस किया, कोई नई बात तो है नहीं, है ना। इसका रीजन क्या है, सब अलग अलग जवाब इसमें दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे कंजर्वेशन तो होगा नहीं, क्योंकि वो तो अभी इससे इसका कोई संबंध नहीं है। रिवर्सिबिलिटी भी नहीं होगा कि थॉट रिवर्स करने की बात चल रही है कि 2 × 4 भी 8 होते हैं और 2 × 2 × 2 भी 8 होते हैं। ये रिवर्सिबिलिटी है कि दिमाग में ही आप मेंटली रिवर्स कर ले रहे हैं। ये 7 से 11 में आती है, तो इसका भी कोई लेना देना नहीं है, इसका भी कोई लेना देना नहीं है, ये भी 7 से 11 में ही आएगा। जब बच्चा जो है, इसको नीट करके समझते हैं, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन हट गया, ये भी हट गया। अब आप में से ज्यादा लोग जो है 74% लोग बी ऑप्शन कह रहे हैं। इसका सही जवाब है ईगोसेंट्रिज्म, यानी थर्ड ऑप्शन। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों किया आपने हमारे साथ, है? ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये बॉर्डर पे है, बिल्कुल बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है, कि ये अगर एग्जामिनर चाहे इसको तो एनिमिज्म भी कंसिडर कर सकता है और चाहे तो ईगोसेंट्रिज्म भी कंसिडर कर सकता है। नया सवाल है, आया हुआ नहीं है, आ सकता है, इस तरह के सवाल आए हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ईगोसेंट्रिज्म जो है टेक्निकली ज्यादा सही बैठता है, क्योंकि बच्चे का जो ख्याल है यहाँ पे वो खुद को सेंटर में रखने का ज्यादा है, बजाय कि निर्जीव से सजीव समझने का किसी चीज को। वो तो बहुत सारे लोग समझ ही रहे होंगे उस टाइम पे। तो अ चाइल्ड सेज दैट द मून इज फॉलोइंग हर व्हाइल वॉकिंग। सेंटर कौन है यूनिवर्स का? बच्ची। कि जब मैं वॉक करती हूं तो मून मेरे चारों ओर घूमता है। मून सजीव है कि निर्जीव है ये तो मैटर ही नहीं कर रहा, मैटर क्या कर रहा है, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स वो बच्ची है उस समय। अगर इसको एनिमिज्म का सवाल एग्जैक्टली बनाना होता तो ये हल्का सा लैंग्वेज में चेंज करता, कहता कि आज मुझे गुस्सा आ रहा है, या चांद गुस्सा है इसलिए बारिश हो रही है, कुछ इस तरह की बात करता, जहां चांद, सूरज या किसी एक फिनोमिना की इमोशन एमर्ज होने की बात आती, कि इमोशंस दर्शाए जा रहे हैं कि मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए। तो जब इस तरह का कोई इमोशन की बात होती, ये भी ईगोसेंट्रिक ही है वैसे, और इसमें जब इमोशन की बात आती कहीं ना कहीं मून के इमोशन की, सन के इमोशन की, कि सन को गुस्सा आया इसलिए गर्मी हुई है, तो ये एनिमिज्म की तरफ जा रहा है। लेकिन खुद को सेंटर में रखना और पूरी दुनिया का सारा फिनोमिना जो है आपके अराउंड घूम रहा है, दिस इज ईगोसेंट्रिज्म। तो ये ईगोसेंट्रिज्म की तरफ ज्यादा जाता है। सेम क्वेश्चन तो हुआ ही नहीं कालू, ठीक। ईगोसेंट्रिज्म की तरफ ये ज्यादा एप्रोप्रिएट जवाब हम इसका मानते हैं। हालांकि एनिमिज्म भी पूरी तरह से गलत नहीं है, क्योंकि अगर इसको चैलेंज किया जाएगा तो दोनों मान लेगा एग्जाम जो बोर्ड है आपका, ठीक है। लेकिन दोनों में से एक चूज करना हो तो कॉन्सेप्चुअली ईगोसेंट्रिज्म इसका बनता है, क्योंकि बच्ची सेंटर है, ऐसा सभी को लगता है कि मून उनके साथ घूम रहा है। तो यहाँ पे पर्सपेक्टिव और कोई उसको समझ में आ ही नहीं रहा। निर्जीव है कि सजीव है वो भी मैटर नहीं कर रहा उसके लिए, उसके साथ घूम रहा है। तो जिस तरह से सवाल पूछा गया उसमें ईगोसेंट्रिज्म ज्यादा बेहतर बैठता है। एनिमिज्म पूरी तरह से गलत नहीं है, दोनों में से किसी को भी कंसिडर किया जा सकता है। अगर स्थिति ऐसी बने, वैसे तो बनेगी नहीं, है ना। लेकिन एक को चूज करना हो तो मैंने आपको लॉजिक दे दिया है। एनिमिज्म के केस में जनरली आप पुराने सवाल उठा करके देखिएगा जो आए हुए हैं, वो कुछ ना कुछ इस तरह का बताता है कि गुस्सा आया है इसलिए सन जो है धूप ज्यादा है, या हवा इसलिए चल रही है, बादल ईश्वर जो है वो रो रहे हैं इसलिए बादल से बारिश हो रही है। तो वो एनिमिज्म है कि निर्जीव को सजीव समझ रहे हो और उसमें कुछ जान डालने की बात हो रही है। यहाँ सेंटर बच्ची है। होप यू गॉट इट। दोनों को आप सही मान सकते हो। आपको अगर लगता है कि आपने सेकंड भी सही दिया था तो आप मान लो, लेकिन ज्यादा बेटर जो है वो मैंने आपको बता दिया है। रीजन बताया कि हल्का सा ट्वीक होगा लैंग्वेज में तो कैसे चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। प्याजे बिलीव दैट लर्निंग अकर्स व्हेन। प्याजे के अनुसार अधिगम कब होता है, बताइए। अकॉर्डिंग टू प्याजे लर्निंग कब होगी? रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। ये कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं प्याजे, रचनावादी हैं। वो बच्चे के एक्टिव कंस्ट्रक्टर होने पे, बच्चे के सक्रिय ज्ञान का निर्माता होने पे बल देंगे, ना कि गुड वेरी गुड शाबाश कहने पे। ये व्यवहारवादी, स्पेशली स्किनर का कथन है। बिहेवियरिस्ट लोग, प्याजे क्या है? कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, रचनावादी हैं, कि बच्चा ज्ञान की रचना स्वयं कर सकता है सक्रिय होकर के, जब हम बच्चे को एक्टिव रखेंगे। बात सही है नहीं है? अरे भाई मान लो, दोनों सही मान लो, बी और सी दोनों सही मान लो, मैंने आपको बता दिया है। रोने मत लगो उस पर, कोई बात नहीं, जाओ एक नंबर ले लो। कॉग्निटिव इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड। संज्ञानात्मक, मैं इतने महीन सवाल दे दो तो ऐसे आंसू नहीं बहाने हैं। संज्ञानात्मक संतुलन बाधित होता है तब बच्चे सीखते हैं, या फिर टीचर एक्सप्लेन्स रिपीटेडली। प्याजे टीचर को रिपीटेडली एक्सप्लेन करने पे फोकस नहीं करते, ज्ञान की संरचना पे फोकस करते हैं। दिस इज एक्सपोजिटरी टीचिंग, कि वर्णात्मक के भर दो दिमाग में बार बार रिपीट करके, इसकी बात प्याजे नहीं करते। पैसिव रेपिटेशन की निष्क्रिय पुनरावृत्ति हो जाएगी, उसकी बात नहीं करेंगे प्याजे। चाइल्ड मेमोराइजेज इन्फॉर्मेशन। मेमोराइजेशन से, पैसिव होने से, रटने से प्याजे बहुत कोसों दूर मिलेंगे आपको। प्याजे का जवाब उनके आसपास नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन सही बचता है यहाँ, जो है सेकंड ऑप्शन। 75% लोग सही जवाब दे भी पा रहे हैं कि कॉग्निटिव इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड। कि बच्चा कब सीखेगा? जब कॉन्फ्लिक्ट होगा, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट होगा। कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा? मुझे मेरी मम्मी ने बताया था कि 4 पैरों वाला जो जानवर होता है वो कुत्ता होता है। अब मैंने गाय को देखा, मैंने कहा हाँ ये तो कुत्ता है। गाय ने एक आवाज निकाली जो मैं डर गया जिसको देख करके, या किसी ने मुझे कहा अरे ये कुत्ता नहीं है ये तो गाय है। अब मेरे दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट आ गया। दिस इज कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट।
अब अगर ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया होता तो मैं कभी नया सीखता ही नहीं या सीखती ही नहीं। तो कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट जो है, जिसको डिसइक्विलिब्रियम कहते हैं, कॉग्निटिव इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड, इसका मतलब क्या है, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है इसका मतलब कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, यानी कहीं मतभेद है कि जो आप जानते थे और जो दुनिया में दिखा है वो मैच नहीं कर रहे हैं, फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, इट्स लाइक दैट ओनली, कि पासवर्ड बदल दिया गया है, नया पासवर्ड सीख लो। यानी कॉग्निटिव इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड, तब लर्निंग होगी। ऐसे ही तो सीखते हैं हम, हमारा किसी कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन होती है, फिर हम उसको ठीक करते हैं या नया सीखते हैं, तो ये हर बार एक इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है। लेकिन उस इक्विलिब्रियम, संतुलन से पहले आपके दिमाग में एक डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ये पूरी साइकिल चलती रहती है कि आप एसिमुलेट करते हैं, एकोमोडेट करते हैं, अडेप्ट करते हैं। ओवरऑल अडेप्टेशन में क्या है, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट लगेगा। होपफुली आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना? क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत परेशानी? कोई कह रहा है अपना स्किन केयर बता दो। स्किन केयर के नाम पे लोग हंसेंगे, मेरे आसपास वाले जो मुझे देखते हैं रात और दिन। हर टाइम मैं स्क्रीन पे लगी रहती हूँ। लैपटॉप आजकल तैयारी पूरा सीटेड आपका आया है, सारी पीडीएफ नए ढंग से बन रही हैं, क्लासेस हैं बैक टू बैक 6 घंटे, तो वो बैंड बजी हुई है। आप दूर की बातें हैं ये सब, तो है ना, लाइट्स हैं ये स्किन केयर। एनीवे, ये तो हुई मजाक की बात। संज्ञानात्मक संतुलन बाधित हो तो आप सीखेंगे, ये बात एकदम सही है। एक और इस तरह का सवाल मैं कराऊंगी, तब आपको और क्लैरिटी आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्कीमास अकॉर्डिंग टू न्यू एक्सपीरियंसेस? नए अनुभवों के अनुसार वर्तमान स्कीमा में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मॉडिफाई कर रहे हैं एग्जिस्टिंग स्कीमा को, फिट नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, मॉडिफाई कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन ला रहे हैं। पहले देखा था कि 4 पैर वाले एनिमल को डॉग कहते हैं, अब उसको मॉडिफाई करके समझ रहे हैं कि नहीं, डॉग और काउ होते 4 लेग्स ही हैं, इसमें भी 1 टेल ही होती है, यानी पूंछ होती है एक, बट ये अंतर है। तो आपने मॉडिफाई किया पुराने स्कीमा को। इस मॉडिफिकेशन को क्या कहेंगे? नए एक्सपीरियंस के आधार पर जब पुराने को मॉडिफाई किया तो दिस इज एकोमोडेशन ओनली, समायोजन। ये पूरी प्रक्रिया एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की अडेप्टेशन में आती है। तो अडेप्टेशन टेक्निकली गलत नहीं होता, बट जो पूछा है आपसे टू द पॉइंट वो जवाब एकोमोडेशन है, ना कि अडेप्टेशन। तो ये अनुकूलन यहां पे गलत नहीं है, बट जो परफेक्ट या प्रिसाइज आंसर है, सटीक जवाब है, वो है एकोमोडेशन। अडेप्टेशन की पूरी प्रक्रिया में ये एसिमिलेशन और एकोमोडेशन आ जाते हैं। ठीक है, एसिमिलेशन तब होता जब जस्ट आपने फिट इन कर लिया होता एग्जिस्टिंग स्कीमा में, यहां आपने मॉडिफिकेशन किया है। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, आगे मैंने वो सवाल भी डाला है, क्योंकि इन 2 सवालों में आप लोग जो रट के जाते हैं वो फिर बाद में टीचर को ही ब्लेम करते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आती बात, है ना। रटना नहीं है, फिट इन कर रहे हैं अगर एग्जिस्टिंग स्कीमा में, दैट मींस एसिमिलेशन है, ऐड किया है कुछ पुराने स्कीमा को, नए अनुभव के आधार पे मोल्ड कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो, दिस इज एकोमोडेशन, समायोजन। होपफुली आई एम क्लियर, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये एक बात हो गई क्लियर। एडेप्टेशन की प्रक्रिया में ये दोनों एसिमिलेशन और एकोमोडेशन आ जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये क्या कहता है। असर्शन क्या है? चिल्ड्रन इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफन एट्रीब्यूट लाइफ लाइक क्वालिटीज टू नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। जैसा अभी वो सवाल आया था मून वाला, कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे अक्सर निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण प्रदान करते हैं, कि ये पेन, वो अपनी गुड़िया से बात कर लेंगे, जो डॉल है या जो भी उनके पास कोई भी सामान होगा, अपनी कार से बात कर लेंगे बच्चे। अरे यार तुम्हें क्या हो गया, चल क्यों नहीं रही हो? गुड़िया से, मतलब टॉयज से अपने खूब बातें करते हैं। उनको लगता है वो निर्जीव नहीं है, सजीव ही है, वो सो जाते हैं अपने टॉयज के साथ, है ना। तो ये बात तो सही है। ये कहाँ की बात है? प्री ऑपरेशनल, 2 से 7, थोड़े एनिमिस्टिक थिंकिंग उनकी होती है, सजीववाद वाली बात उनके अंदर होती है। रीजन क्या है इसका? प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन कॉमनली एंगेज इन एनिमिस्टिक थिंकिंग, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे सामान्यतः जीववादी चिंतन करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, ये एनिमिस्टिक थिंकिंग की वजह से ऐसा हो रहा है। बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? क्लियर? हाँ, तो रीजन भी इसका सही है कि प्री ऑपरेशनल बच्चे कई बार लाइफ लाइक क्वालिटीज, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को भी लिविंग मान लेते हैं, निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव मानते हैं, अपने कार, अपने खिलौने, सूरज, चंदा, व्हाटएवर, इन सबको। रीजन ये है कि उनकी जो थिंकिंग है वो एनिमिस्टिक होती है, सजीववाद, जीववादी चिंतन, कि वो निर्जीव को भी सजीव मानते हैं, कि बच्चा गिर जाए तो उसकी मम्मी जो है उसको उठाती हैं और 2 थप्पड़ जमीन को लगाती हैं कि कोई बात नहीं, चींटी मर गई, चींटी मर गई, कि जैसे उसको भी दर्द हुआ होगा कि टेबल से चोट लगी, अरे मेरे बच्चे को मारेगी, मेरे बच्चे को चोट लगी, 2 थप्पड़ आप टेबल को लगा दो, बच्चा चुप भी हो जाएगा, उसे लगता है हाँ सच में जैसे मुझे चोट लगी है, अब जस्टिस हो चुका है, टेबल को भी चोट लगी होगी। ये एनिमिस्टिक थिंकिंग है, सजीववादी चिंतन है। तो इसका सही रीजन है यस, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर सही व्याख्या करता है, एक ही बात हो गई, खत्म। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम सिचुएशंस बेस्ट रिफ्लेक्ट्स
पियाजेज कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग। जहां बच्चा एक्टिव होगा पियाजे कहेंगे वेरी गुड शाबाश, ये सही है। वैसे वो अपनी थियरी में नहीं कहते वेरी गुड शाबाश, ये किस में आता है, रीइंफोर्समेंट में आता है, पुनर्बलन में। पुनर्बलन की बात व्यवहारवादी लोग करते हैं, पियाजे नहीं करते। निम्नलिखित में से कौन, वो तो मीनिंग मेकिंग की बात करते हैं पियाजे, अर्थ निर्माण की। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा स्थिति पियाजे के रचनावादी दृष्टिकोण को सर्वोत्तम रूप से दर्शाती है? जहां बच्चे सबसे ज्यादा एक्टिव होंगे वो सही है। पहला ऑप्शन है टीचर डिक्टेट्स नोट्स व्हाइल स्टूडेंट्स मेमोराइज, तो रटने को पैसिव जहां बच्चा है वो सही नहीं होगा। स्टूडेंट्स एक्सप्लोर मटेरियल्स, यस बच्चा एक्टिव है। डिस्कस ऑब्जर्वेशंस, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया वो उस पर चर्चा कर रहे हैं बच्चे अपने अवलोकन पे। एंड डेराइव कंक्लूजन्स इंडिपेंडेंटली, यानी बच्चे डिस्कस कर रहे हैं, बच्चे एक्टिव हैं, बच्चे मीनिंग मेकिंग कर रहे हैं, अर्थ निर्माण कर रहे हैं, रियल लाइफ से कनेक्ट कर रहे हैं सीखने को, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, स्कीमा बिल्ड कर रहे हैं, परफेक्ट है। सी ऑप्शन क्या है या थर्ड ऑप्शन क्या है? टीचर रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड की बात पियाजे वाइगोत्स्की करते ही नहीं है। मेमोराइज करने की बात पियाजे वाइगोत्स्की करते ही नहीं है। कॉपी सॉल्व्ड एग्जांपल्स, कॉपी करने की बात पियाजे वाइगोत्स्की करते ही नहीं है। तो ऑप्शन ही एक बचा है। सबसे लड्डू सवाल है एकदम, लेकिन एक आध सवाल लड्डू भी होना जरूरी है क्योंकि पेपर बैलेंस्ड ही आता है। अगर सिर्फ मुश्किल सवाल करोगे तो बेहोश हो जाओगे, तो बीच बीच में मैंने आसान सवाल भी डाले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, असर्शन क्या है? पियाजे कंसिडर डेवलपमेंट एंड लर्निंग टू बी अनरिलेटेड प्रोसेसेस। बहुत मजेदार सवाल है। पियाजे विकास और अधिगम को असंबंधित प्रक्रियाएं मानते थे। अब आप बताएंगे ये मानते थे कि नहीं मानते थे, हमें क्या पता। फिर है रीजन, अकॉर्डिंग टू पियाजे लर्निंग इज कंस्ट्रेन्ड बाय द चाइल्ड्स लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि पियाजे के अनुसार अधिगम बच्चे के संज्ञानात्मक विकास स्तर के द्वारा सीमित होता है। यानी बच्चे का जितना कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ होगा उतना ही वो सीख पाएगा, उससे ज्यादा नहीं सीख पाएगा। मतलब अगर बच्चा मेच्योर ही नहीं है, उसमें लॉजिकल थिंकिंग आई ही नहीं है, 7 से 11 में आती है जो कॉन्क्रीट लॉजिक, तो आप उसको उससे पहले, उस उम्र से पहले, जब तक डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट उस लेवल का नहीं हुआ, आप उसको कुछ चीजें नहीं सिखा सकते। आप इसीलिए जो 7 साल तक के बच्चे का सिलेबस है या 2nd क्लास की किताब है वो अलग है, उसमें एग्जांपल्स अलग हैं, और 8वीं क्लास की किताब में एग्जांपल्स अलग हैं। क्यों? क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हिसाब से लर्निंग कराएंगे। जब डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो आप लर्निंग नहीं करा सकते हैं। कई बार लर्निंग नहीं हुई है तो डेवलपमेंट नहीं आएगा। तो ये अंतहीन बहस है अगर सिर्फ एक की प्रति हम रुझान रखेंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि पियाजे कहते हैं कि डेवलपमेंट एंड लर्निंग टू बी अनरिलेटेड प्रोसेस, ऐसा नहीं कहते पियाजे। पहली बात तो ये, क्योंकि हमने अभी यही तो बात की है कि पियाजे कह रहे हैं कि डेवलपमेंट से लर्निंग होगा, वो ये नहीं कह रहे हैं डेवलपमेंट और लर्निंग का कोई रिश्ता नहीं है। वो तो कह रहे हैं भाई एज के हिसाब से सिखाओ, जिस एज में जितना डेवलपमेंट होगा फिर आप लर्निंग कराओ, उस हिसाब से सिलेबस बना दो। तो वो ये तो कह ही नहीं रहे कि अनरिलेटेड हैं, दे आर रिलेटेड, बट डेवलपमेंट प्रोसीड्स लर्निंग, यानी पहले विकास आता है। वहीं अगर हम बात करें पियाजे लर्निंग इज कंस्ट्रेन्ड, वही बात ये कह रहे हैं कि लर्निंग कंस्ट्रेन्ड है, रुकावट है लर्निंग में, आप नहीं सिखा पाएंगे यदि बच्चा मेच्योर नहीं है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका उतना नहीं हुआ है। ये बात सही है, तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। आप लोग इसका सही जवाब दे भी पा रहे हैं, बहुत बढ़िया जवाब। ठीक है, इसमें ऑप्शन इजी थे इसलिए आप इस तक पहुंच भी पाए, नहीं तो दिक्कत हो जाती। ए एंड आर बोथ ट्रू, तो आप उसी पे लगा रहे होते अभी भी। सच पूछना अपने आप से, ये तो ऑप्शन इजी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये क्या कहता है? असर्शन यानी कथन क्या है? डिसइक्विलिब्रियम इज एन अनडिजायरेबल कंडीशन दैट शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस। कि असंतुलन एक अवांछनीय यानी अनडिजायरेबल प्रोसेस है, अवॉइड करना चाहते हैं जैसे टीचर टीचिंग लर्निंग स्थितियों में या परिस्थितियों में, सीखने सिखाने में टीचर्स जो हैं वो डिसइक्विलिब्रियम को, असंतुलन को, जो अभी हम बात कर रहे थे, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट को, संज्ञानात्मक मतभेद को, कि ये कुत्ता है कि बिल्ली है, अगर नई सिचुएशन आती ही नहीं, बच्चे ने कुत्ते को समझा, दिमाग में उसके स्कीमा में कुत्ता यानी डॉग का स्कीमा है, काऊ कभी आई ही नहीं, यानी कभी डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट ही नहीं हुआ, तो वो कभी सीख ही नहीं पाएगा नया। तो हम ये तो कह ही नहीं सकते कि डिसइक्विलिब्रियम जो है वो अनडिजायरेबल है, अवॉइड कर देना चाहिए। नहीं भाई, डिसइक्विलिब्रियम इज इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग, या कॉग्निटिव स्ट्रक्चर या स्कीमा के अपडेट होने के लिए या कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए डिसइक्विलिब्रियम तो जरूरी है। अगर कंफ्यूजन नहीं होगी, जो पढ़ता नहीं है, देखो इफ यू डोंट स्टडी नो कंफ्यूजन, इफ यू स्टडी देयर इज कंफ्यूजन, तो अगर और मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, फिर धीरे धीरे जाके वो क्लियर होगा। तो ऐसा कंफ्यूजन किसे नहीं होगा? जिसने कुछ सीखा ही नहीं उसे क्या कंफ्यूजन है? कोई कलेश ही नहीं है दिमाग में, कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट तो उसके होगा जिसके कुछ डेटा है दिमाग में। तो ये कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट जरूरी होता है सीखने की प्रक्रिया में, ये हम नहीं कह सकते। नहीं तो फिर इजी टू कॉम्प्लेक्स क्यों जाते हैं हम? सिलेबस में भी मुश्किल चीजें क्यों आती? फिर उसी लेवल का रहता सब कुछ जिस लेवल पे बच्चे को समझ में आ गया है ना। तो 4 सवाल आप उस तरह के कराते हैं, फिर 2 मुश्किल सवाल भी आते हैं ताकि डिसइक्विलिब्रियम हो और आप सीख पाए। बात सही है? रीजन क्या है इसका? कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट कैन मोटिवेट चिल्ड्रन टू रिकॉग्नाइज रीऑर्गेनाइज देयर थिंकिंग स्ट्रक्चर। देखिए ये अलग बात चल रही है, ये अलग बात चल रही है। ये तो कह रहे हैं महत्वपूर्ण नहीं है टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में, तो ये तो यहीं गलत हो गया। बात की कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट जरूरी है, मोटिवेट करता है बच्चों को कि फिर से अपनी थिंकिंग को, अपने ढांचों को, अपनी संज्ञानात्मक संरचनाओं को पुनर्गठन करें, फिर से स्कीमा को अपडेट करें, जरूरत पड़े तो एकोमोडेट करें
अडेप्ट करें और नया स्कीमा बनाएं इफ नीडेड, नहीं तो पुराने को ठीक करें। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इसमें भी आप उत्तर तक इसलिए पहुंच गए क्योंकि ये ऑप्शन इजी थे। अगली बार ऑप्शन और मुश्किल लेकर के आए जाएंगे आपके लिए, नहीं तो आप पहुंच जाएंगे। वैसे एग्जामिनर की दुश्मनी नहीं होती, आपको थोड़ा दोनों चीज़ों का बैलेंस मिल जाता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए फॉल्स है, आर सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ए क्या है? आई एम श्योर इसका आधे लोग ही, जैसे 75% लोग सही जवाब दे रहे हैं, 35 ही दे रहे होते अगर ये वाले ऑप्शन होते जो इसमें लगे हुए हैं, क्योंकि इसमें तो आप में से कई लोगों ने तो बिल्कुल सोच रखा है कि ए एन आर आर बोथ ट्रू, वो कुछ सोचते ही नहीं है। और क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते भी हैं उस तरह के, तो वो तो आंख बंद करके अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो में वही सीधा लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, असर्शन क्या है भाई? पियाजेस थियरी सजेस्ट दैट ऑल चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर्स पास थ्रू द सेम सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस। बात तो सही है कि पियाजे का सिद्धांत बताता है कि सभी संस्कृतियों के बच्चे विकास की समान अवस्थाओं के क्रम से गुजरते हैं, यानी डेवलपमेंट की सेम स्टेजेस से गुजरते हैं, यानी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आर इनवेरिएंट, वेरिएशन संभव नहीं है, फिक्स्ड स्टेजेस हैं। कल्चर कोई भी हो, अमेरिका के बच्चे को आप पियाजे के हिसाब से स्टेजेस पढ़ा दीजिए, चाहे वो यूरोप का बच्चा हो, चाहे वो इंडिया का बच्चा हो, पाकिस्तान का बच्चा हो, दुनिया में कहीं का भी बच्चा हो, पियाजे अगर कोई भी पढ़ेगा तो पियाजे की स्टेजेस हर बच्चे के लिए सेम है। कल्चर देख के पियाजे की स्टेजेस नहीं बदलेंगी, जबकि वाइकॉस्की कहेंगे कि डेवलपमेंट पे सोसाइटी कल्चर का प्रभाव पड़ता है और उनके हिसाब से चीजें या लर्निंग में अंतर आएगा। पियाजे की स्टेजेस फिक्स्ड हैं, कल्चर का स्टेजेस देने वाले व्यक्ति की स्टेजेस फिक्स ही होती हैं, चाहे वो कोलबर्ग हो, एरिक्सन हो, पियाजे हो और कोई भी व्यक्ति हो, क्योंकि फिर स्टेजेस का मतलब क्या बचेगा? अगर वो इंडिया में अलग स्टेजेस दिए पियाजे ने और स्विट्जरलैंड से थे तो स्विट्जरलैंड में अलग स्टेजेस दिए, इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो ये तो इनवेरिएंट है। ये क्या बात है यहाँ पे कि पियाजेस थ्योरी सजेस्ट दैट ऑल चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर्स पास थ्रू द सेम सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है, सेम सीक्वेंस से गुजरते हैं सारे बच्चे, सेम सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, यही स्टेजेस हैं सबके लिए। रीजन क्या है? पियाजे बिलीव्ड कॉग्निटिव स्टेजेस आर बायोलॉजिकली इनवेरिएंट इन सीक्वेंस। बात तो सही है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन कि भाई बायोलॉजिकली जो है ये तो इनवेरिएंट है, इसी क्रम में जो है विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? A teacher asks class 2 students to learn the concept of fractions only through symbolic numerical representation without using any concrete materials or visual aids. According to Piaget, this approach is an inappropriate because किस वजह से inappropriate है बताइए? एक शिक्षक कक्षा 2 के विद्यार्थियों को भिन्नों की अवधारणा यानी फ्रैक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है मैथ्स में केवल प्रतीकात्मक यानी सिर्फ सिंबॉलिक तरीके से सिखाने के लिए कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि बिना किसी ठोस सामग्री या मूर्त सामग्री या दृश्य श्रव्य सामग्री जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं, चार्ट वार्ट, किसी का इस्तेमाल नहीं करना है, बस ऐसे ही सिंबल्स के थ्रू लिख के बता देनी है। पियाजे के अनुसार यह दृष्टिकोण मुख्यतः है अनुपयुक्त है। क्यों अनुपयुक्त है भाई? क्योंकि वो कहेंगे कॉन्क्रीट मटीरियल से सिखाओ। क्लास 2 का बच्चा है यानी 7 साल का बच्चा होगा, 6 साल का बच्चा पहली कक्षा में होता है, 7 साल का बच्चा है तो दूसरी कक्षा में होगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज में है वो तो अभी। बल्कि अब कई लोगों को लगेगा हाँ प्री ऑपरेशनल स्टेज में सही तो है, सिंबल्स के थ्रू सिखाएंगे। भाई सिंबल्स कॉन्क्रीट वाले जिनको ए फॉर एप्पल लगा होता है ना साथ में, आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर थोड़ी सिखाते हो सेकंड क्लास के बच्चे को। सिंबल्स हैं ये भी, लेकिन ये कॉन्क्रीट नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स हैं। ये तो कहीं 11 से 15 में आएगी लास्ट स्टेज में, या कॉन्क्रीट ऑपरेशन में जाके तो वो बेसिक कॉन्क्रीट सिंबल्स सीखेगा। समझ रहे हो? तो इसलिए ये गड़बड़ हो जाएगा अगर आप कहो कि हाँ सिंबल्स के थ्रू ठीक है, क्योंकि सिंबॉलिक थॉट आ जाता है। सिंबॉलिक थॉट आ जाता है, एब्स्ट्रैक्ट थॉट थोड़ी आता है, अमूर्त चिंतन थोड़ी आता है। सिंबल्स को समझना शुरू किया है, ये थोड़ी कि सारी दुनिया के कॉम्प्लेक्स सिंबल समझने लगे। कॉन्क्रीट मटेरियल यानी चार्ट वगैरह का प्रयोग करके, पिक्चर्स का प्रयोग करके सिखाना चाहिए। तो यंग चिल्ड्रन रिक्वायर रीइंफोर्समेंट की तो बात पियाजे करेंगे ही नहीं। बेटर थ्रू कॉन्क्रीट, यस, ये इनएप्रोप्रिएट है क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं वो मूर्त अनुभवों के द्वारा सीखते हैं। उनको कोई एक्टिविटी करा दो, चार्ट दिखा दो, कहीं ले जाओ तो वो बेहतर सीखते हैं, उस तरह का अनुभव उनको दो। चिल्ड्रन कैन नॉट लर्न मैथमेटिक्स बिफोर एडोलेसेंस, ये कहना बकवास बात होगी कि वो किशोरावस्था में सीखेंगे। आपको हर स्टेज में सीखने का तरीका बदलना होगा, ये देखते हुए कि कब कॉन्क्रीट लॉजिक आ रहा है, कब सिंबल्स के थ्रू सिखाना है। मेमोरी डेवलप्स ओनली आफ्टर एज 12, ऐसा भी नहीं है। मेमोरी तो जन्म से 2 वर्ष के अंदर अंदर इतनी डेवलप हो जा रही है कि वो ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व का गुण भी अचीव कर लेता है, जबकि शुरुआत में जो है लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस है। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे और बताएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क्स कैन टिपिकली बी परफॉर्म्ड बाय चिल्ड्रन इन दी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सामान्यतः मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे कर सकते हैं? मूर्त संक्रियात्मक मतलब 7 से 11 वर्ष के बच्चे किस टास्क को कर पाएंगे? आपको फटाफट से ये समझाना है। इसमें मैं आपको हिंट दे देती हूँ, CCS कंजर्वेशन यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ये 3 चीजें आ जाती हैं। ये आप देख लो इनमें से 3 कौन है। पियाजे की थ्योरी मतलब पियाजे की थ्योरी, आपको पियाजे पे स्टिक करना पड़ेगा, इधर उधर नहीं आप ज्यादा जाएंगे जब पियाजे के सवाल सॉल्व कर रहे हैं। कोई कह रहा है सुपर टेट का बैच ले आओ, यार इस पे अपडेट दे देंगे हम आपको, थोड़ी सीटेट यूपीटेट में व्यस्तता के चलते
ये सब नहीं देख पाई हूँ और थोड़ा तबीयत के चलते भी। सी ऑप्शन, चलो देख रहे हैं। सी ऑप्शन कितने लोग कह रहे हैं? 55% लोग सी। देखो इसमें सब अब आप ढह गए, जबकि ये आसान सा सवाल था। देखो समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन टिपिकली बी परफॉर्म्ड? कौन से बच्चे? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11। अंडरस्टैंडिंग एब्स्ट्रैक्ट जस्टिस, ये फॉर्मल ऑपरेशनल में। अमूर्त चिंतन एब्स्ट्रैक्ट थॉट ही आएगा फॉर्मल में 11+ ईयर्स में, और ये 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होता है, तो ये तो हट गया ऑप्शन। सॉल्विंग हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स, हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स कौन से बच्चे से? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के? नहीं भाई, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक, हाइपोथेसिस, ये सब 11+ ईयर्स। काल्पनिक समस्याओं का हल 11+ साल में कराएंगे, उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग चाहिए होगी, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग तभी आती है। अरेंजिंग स्टिक्स अकॉर्डिंग टू लेंथ, बाकी ऑप्शंस दिखाना जरा कौन सा दिखा रहे हैं आप लोग, क्योंकि 50% लोग ही, लगभग 55% लोग थर्ड कह रहे हैं, बाकी जो है पता नहीं कौन सा ऑप्शन में लगे हुए हैं। अच्छा 27% लोगों को लग रहा है कि सेकंड ऑप्शन सही हो सकता है। पॉसिबल ही नहीं है ना, हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर पाएगा। हाइपोथेसिस कहां से, अभी परिकल्पना कहां से आ जाएगा? ये काल्पनिक लिखा है इसलिए मे भी आपको लग रहा होगा, इसको परिकाल्पनिक लिख लीजिए तो आपको शायद समझ में आ जाए, है ना। इंग्लिश में भी चेक कर लेना, ये तो आपका एग्जाम भी कहता है कि अगर हिंदी में कंफ्यूजन हो रही है या गलती अगर हिंदी की साइड है तो इंग्लिश वाले को फाइनल माना जाएगा। तो ऐसा कई बार हो सकता है कि आपको हिंदी में पढ़ के लगे कल्पना, अच्छा हाँ इमेजिनेशन तो कर लेता होगा, बट आपको पियाजे की थ्योरी के हिसाब से कल्पना सोचनी है, क्या होती है यहाँ पे? हाइपोथेसिस होती है, ठीक है ना। सिंबॉलिक प्रिटेंड प्ले, ये 2 से 7 में ही आ जाएगा, तो 7 से 11 का तो ऑप्शन एक ही बचता है। अरेंजिंग स्टिक्स अकॉर्डिंग टू लेंथ, अब कई लोगों को लगेगा ये तो भाई जो है बड़ा छोटा बच्चा ही कर लेगा ये तो, लेकिन पियाजे की थ्योरी के हिसाब से जब आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि कंजर्वेशन, इसीलिए स्पेशली मैंने ये शॉर्ट फॉर्म बनाई हुई है निमोनिक, कि आपको याद रहे CCS से, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, जो लोग यूपी से हैं उनको तो याद भी रहता है ना। तो कंजर्वेशन या कुछ और बना लेना जो आपका मन करे। संरक्षण, ये भी 7 से 11 में आता है, कि बच्चे को पता समझ में आ जाएगा कि शेप और साइज चेंज होने पे क्वांटिटी सेम रहती है। क्लासिफिकेशन, के इस आधार पे क्लासिफिकेशन, शेप साइज के आधार पे कि भाई ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल एक जगह, या ब्लू कलर है तो ब्लू को एक जगह, ये संगठन या वर्गीकरण है। सीरिएशन, जो कि इस ऑप्शन में दिया गया है, इसको कहते हैं क्रमीकरण। क्रमीकरण यानी कि आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा पाएंगे चीजों को, उनकी लेंथ, हाइट, व्हाटएवर, एक क्वालिटी के बेसिस पे, कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। तो अरेंजिंग स्टिक्स अकॉर्डिंग टू लेंथ, ये सीरिएशन का गुण है जो 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आता है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको घबराना नहीं है। ये इस बात पे आलोचना भी हुई है पियाजे की, क्योंकि कई बच्चे ये कुछ चीजें पहले सीख जाते हैं, लेकिन आपको तो पियाजे की थ्योरी के अनुसार चलना है, अपनी थ्योरी अलग से नहीं बनानी है, ठीक है। तो ये आसान सा सवाल था, बट आपने गलत कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। चिल्ड्रन इन दी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कैन सक्सेसफुली परफॉर्म कंजर्वेशन टास्क बिकॉज दे डेवलप द एबिलिटी ऑफ रिवर्सिबिलिटी, कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे संरक्षण संबंधी कार्य सफलतापूर्वक कर लेते हैं, क्योंकि उनमें प्रतिवर्तीता का यानी रिवर्सिबिलिटी का गुण विकसित हो जाता है। वो रिवर्स कर सकते हैं मेंटली, कि पानी चाहे इस छोटे ग्लास में जाए चाहे बड़े में जाए, बराबर ही है। 2x3 लिखो या 3x2 लिखो, बात बराबर ही है। तो बात तो सही है, कंजर्वेशन का गुण आ जाता है 7 से 11 में। रीजन तो सही, ये असर्शन तो सही है। रीजन क्या है? रिवर्सिबिलिटी एनेबल्स चिल्ड्रन टू मेंटली रिवर्स एन एक्शन एंड अंडरस्टैंड दैट क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज्ड डिस्पाइट ट्रांसफॉर्मेशन, कि रिवर्सिबिलिटी एनेबल करती है बच्चों को मेंटली रिवर्स करने के लिए एक एक्शन को, एंड अंडरस्टैंड दैट क्वांटिटी रिमेन अनचेंज्ड, कि भाई 5 - 3 तो यहां पे नहीं कर पाओगे, कि 5 + 3 करो तो भी 8 आता है, 3 + 5 करो तब भी 8 ही आएगा। तो रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा है, मात्रा चेंज नहीं हो रही है। बाल्टी में डालो 1 लीटर पानी, चाहे एक मग में डालो, बात बराबर ही रहेगी। तो रीजन भी सही है कि रिवर्सिबिलिटी से ये होता है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बात तो एकदम सही है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। ये क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर्स थ्रू कॉन्टिन्यूअस एक्यूमुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अडल्ट्स, यानी पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास वयस्कों से जानकारी के निरंतर संचय द्वारा होता है, कि बच्चे ऐड करते रहते हैं, बड़ों से जो जो जानकारी उनको मिलती है वो संगठित करते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं। अब इसमें आप लोग फंस चुके हैं, आप लोग 74% लोग गलत जवाब दे रहे हैं। बहुत ही दुख की बात है, ये फंसाने वाला क्वेश्चन था और आप फंस भी गए। वेरी बैड। देखो आ जाओ, रीजन क्या है इसका? पियाजे बिलीव्ड चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट। पियाजे का मानना था कि बच्चे पर्यावरण के साथ अंतः क्रिया करके सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। बात तो सही है, ये बात तो सही है, लेकिन ये तो सही नहीं थी मालिक, इसको आपने ध्यान से पढ़ा नहीं। आपने कहा दोनों सही है क्योंकि रीजन सही है। पियाजे ये नहीं कहते कि अडल्ट से इंफॉर्मेशन एक्यूमुलेट करते रहते हैं, ये तो रोट लर्निंग हो जाएगी सरकार। पियाजे कह रहे हैं बच्चे ना तो छोटों का मिनिएचर वर्जन है, कोई छोटा रूप नहीं है बड़ों का कि उनमें से इंफॉर्मेशन इनमें ट्रांसफर हो रही है। वो मीनिंग मेकिंग करते हैं, ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं,
नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं बाय देयर ओन सेल्व्स, मतलब वो लिटिल साइंटिस्ट हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं, खुद की क्यूरियोसिटी, खुद का सवाल, खुद की गलतियां, एक्टिविटी करके सीखते हैं। बड़ों से इन्फॉर्मेशन जोड़ के नहीं सीख रहे हैं, वो एक्सपीरियंस ले। इस बात पे ही तो कॉन्फ्लिक्ट है, फिर पियाजे वाइगॉत्स्की अलग सोचते हैं इस विचार पे, तो ये तो गलत है। आर सही है, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है सवाल को, नहीं तो ऐसे ही चक्कर आ जाएंगे फिर आसान से सवाल में। चलो खैर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। अ टीचर गिव्स 2 इक्वल बॉल्स ऑफ क्ले टू क्लास 3 स्टूडेंट्स। कक्षा 3 का बच्चा है, लगभग 8-9 साल की उम्र रहेगी। क्ले मिट्टी आपने कभी टच की होगी, वो जो क्ले आती है बाहर बाजार में भी आती है, गांव में भी आपने देखी होगी, कभी रहे हो आप तो चिकनी मिट्टी को यूज कर लेते हैं। अ टीचर गिव्स 2 इक्वल बॉल्स ऑफ क्ले टू क्लास 3 स्टूडेंट्स। 2 क्ले मिट्टी की 2 समान गेंदें दी 2 कक्षा 3 के बच्चों को एक टीचर ने। आफ्टर कंफर्मिंग दैट बोथ कंटेन इक्वल क्ले, दोनों में 5-5 ग्राम मान लो क्ले है, तो दोनों बॉल्स में 5 ग्राम क्ले है। एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कितना ग्राम क्ले जो है यूज हो रहा होगा एक बॉल में, ये डिपेंड करता है कितनी बड़ी बॉल है। शी रोल्स 1 बॉल इनटू अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप, एक सिलेंड्रिकल शेप में यानी एक रस्सी जैसी संरचना बना दी मान लो एक बॉल से क्ले की, और दूसरी बॉल को बॉल रहने दिया। Many children now claim that the cylindrical clay contains more material because it is longer। क्योंकि ये बच्चे कितने के हैं, क्लास 3 के हैं, तो 6, 7, 8 साल के होंगे लगभग। अकॉर्डिंग टू पियाजे these children are primarily showing, क्या प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये बच्चे ये कह रहे हैं कि जो ये क्ले की बॉल है ऐसे वाली, इसमें कम मटेरियल है और इसमें ज्यादा क्ले मिट्टी होगी, क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा दिख रही है सिलेंड्रिकल शेप में, उसको लंबा एक रस्सी के जैसा बना दिया है। तो इसका मतलब बच्चे डिसेंटर नहीं कर पा रहे हैं, रिवर्सिबिलिटी नहीं आई है, कंजर्वेशन का गुण नहीं आया है। अभी 7 से 11 के बीच में है कहीं, लेकिन अभी पूरी तरह से कंजर्वेशन अचीव हुआ नहीं है ना। तो लैक ऑफ कंजर्वेशन शो कर रहे हैं, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी क्लास लिखी है, बच्चे का कैरेक्टरिस्टिक बता दिया आप तो उसके हिसाब से जवाब देंगे, है ना। तो अब आपको पता है कि बच्चे कहां दिक्कत आ रही है, डिसेंटर नहीं कर पा रहे हैं, primarily showing डिसेंट्रेशन एंड रिवर्सिबिलिटी। बट आप लोग लगे पड़े हैं थर्ड ऑप्शन पे, देखूं तो सही जरा थर्ड ऑप्शन में क्या है। अच्छा यार आप ही सही हो इसमें तो मुझे लग रहा है। देखो दीज चिल्ड्रन आर प्राइमरीली शोइंग डिसेंट्रेशन एंड नहीं, रिवर्स तो वो कर ही नहीं पा रहे ना, मैं गलत हूँ इसमें। आपको चेक कर रही थी कि आप ठीक जवाब दे रहे हैं या नहीं, यू नो व्हाट आई मीन। एनीवे टीचर्स ऐसे कहते थे ना पुराने टीचर्स। देखो एक बार, ईगो सेंट्रिज्म एंड सिंबॉलिक थॉट। देखो यहाँ पे ईगो सेंट्रिज्म कोई ऐसा तो नहीं सेल्फ सेंटर्ड होने की बात की है बच्चे ने, हालांकि इसमें डिसेंट्रेशन की कमी है, लेकिन वो बात ही नहीं है, सिंबॉलिक थॉट की कोई चर्चा ही नहीं हुई, तो ये तो ऑप्शन हट ही जाएगा। क्या शो कर रहे हैं बच्चे, शो क्या कर रहे हैं, सेंट्रेशन एंड लैक ऑफ कंजर्वेशन। वो सेंटर्ड है एक ही पहलू पे, कि वो शेप देख रहे हैं तो लेंथ ही देख रहे हैं, लेंथ देख रहे हैं तो ये नहीं देख रहे मटेरियल तो उतना ही है, या शेप और साइज के बदलने पे क्वांटिटी सेम रहती है, ये देख ही नहीं पा रहे, वो डिसेंटर नहीं कर पा रहे। अगर पूछा होता लैक ऑफ या डिफिकल्टी इन, तो हम कहते हैं डिफिकल्टी इन डिसेंटरिंग, बट सवाल वो कह ही नहीं रहा। सवाल में तो पूछा है क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए मैं पहले जो है फर्स्ट के साथ जा रही थी, क्योंकि उन्होंने ये पूछा ही नहीं है कि कहाँ दिक्कत आ रही है, दिक्कत आ रही है पूछते तो हम कहते ए, लेकिन उन्होंने क्या है प्रदर्शित क्या कर रहे हैं मुख्य रूप से, तो केंद्रीकरण, कि वो सेंटर्ड है एक ही एस्पेक्ट पे, कि लेंथ ही देख रहे हैं बस, ये नहीं देख रहे कि मटेरियल तो सेम ही है, और संरक्षण का अभाव है यानी लैक ऑफ कंजर्वेशन है, शेप और साइज चेंज होने पे क्वांटिटी सेम रहती है, अभी ये समझ नहीं पाए हैं। औपचारिक संक्रियात्मक इसमें तो फिर समझ ही जाते, फॉर्मल ऑपरेशनल में तो ये तो 11+ ईयर्स की एज है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ सही बनता है इस लॉजिक से। होपफुली आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी।